सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और ऑपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के मामले पर इख्तलाफात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी पार्लियामान में भी अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। नून लीग यूसुफ रजा गिलानी को किसी भी सूरत सेनेट में ऑपोजिशन लीडर मानने को तैयार नहीं है और नून लीग ऑपोजिशन के इजलासों में भी पीपल्स पार्टी को बुलाने से इस वक्त कतरा रही है, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग से अब पार्लिमानी राब्ते खासी हद तक महदूद कर लिए हैं। आज पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर स्पीकर कौमी असेंबली ने बिलावल भुट्टो को अलग चैम्बर भी अलॉट कर दिया है और पीपल्स पार्टी ने स्पीकर की जानिब से बुलाए गए इजलासों का बाइकआउट भी अब खत्म कर दिया है। तो एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान, जो कि 3-4 दिन से सियासी मंजरनामे से बिल्कुल गायब हैं, वो पीडीएम के मामलात से बिल्कुल लाताल्लुक नजर आ रहे हैं। और आज खबर यह भी सामने आई कि मौलाना फजलुर रहमान अभी तक नून लीग और पीपल्स पार्टी से खासे नाराज हैं। वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी राब्ता नहीं कर रहे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का आज उनसे राब्ता हुआ और टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और मौलाना की सियासी मंजरनामे से गायब होने की जब वजह गफूर हैदरी साहब ने पूछी तो मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम में जारी मामलात पर अपनी मायूसी का इजहार किया। और जाहिर है ये मायूसी पीपल्स पार्टी के उन इकदामात की वजह से है जिनका सियासी फायदा सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को और नुकसान किसी हद तक पीडीएम को उठाना पड़ा। मौलाना फजलुर रहमान सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के चुनाव पर पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस वक्त शदीद नाला है और नून लीग के मौक़िफ़ की वो खुलकर हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग का मौक़िफ़ वही है जो पीडीएम के इजलास में तय हुआ था। लेकिन पीपल्स पार्टी इससे इनकारी है कि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था और पीपल्स पार्टी अपने मौके पर लचक दिखाने को भी तैयार नहीं है। तो पीडीएम का ये तजाद तो अपनी जगह पर है, लेकिन काबीना के वुज़रा में भी अच्छा खासा तजाद पाया जाता है। अभी नए नए मुंतखब हुए वजीर खजाना हम्माद अजहर ने कल अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ऐलान किया कि भारत से चीनी और कपास की तिजारत को दोबारा बहाल कर रहे हैं। क्या कहा, सुन लीजिए। इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है। 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है। उसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान के गरीब अवाम को पहुँचेगा। कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। तो नौमुंतखब वज़ीर ख़जाना हम्माद अज़हर सस्ती चीनी और सस्ती कपास इंडिया से मंगवाना चाहते थे, लेकिन इस पर अपोजिशन और अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और हुकूमत को याद दिलाया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान तो कश्मीरियों के सफ़ीर हैं और कई बार ये कह चुके हैं कि जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दामात भारत की जानिब से वापस नहीं लिए जाते उस वक्त तक वो भारत से किसी भी तरह की कोई बात नहीं करेंगे। Before 5th August, Pakistan tried everything. Now, after the 5th of August, I'm afraid there's no. What is the point of talking now? What they had done to Kashmir, unless and until they lift the curfew and then restore that Article 370, there's no chance of talking. तो हुकूमत कश्मीरियों के कातिलों के साथ ये तिजारत कैसे कर सकती है? वज़ीर आज़म की याददाश्त वापस आई और अपने लगाए गए वज़ीर ख़जाना यानी हम्माद अज़हर की बात को खुद तो उन्होंने बराह रास्त मुस्तरद नहीं किया, काबीना के कंधे पर रखकर बंदूक ज़रूर चला दी। काबीना में वज़ीर आज़म के इंतहाई करीबी वुज़रा असद उमर, फवाद चौधरी, शेख रशीद और शीरी मज़ारी ने खुलकर इस इक़दाम की मुखालफत की और फिर बाकी वज़ीरों को भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ी और फिलहाल ये मामला टल गया है। लेकिन एक सवाल ज़रूर खड़ा हो गया कि नौमुंतखब वज़ीर ख़जाना, जो कि पेशे के एतबार से मईशतदान भी नहीं है, वो क्या इतने नातजुर्बेकार हैं कि उन्हें इतने संगीन मामले की हसासियत और नज़ाकत का इल्म ही नहीं था। तो ये पूरी सूरत हाल है जिस पर गुफ्तगू करेंगे। साहब सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश कुमार साहब, आपकी इजाज़त से पहले मंसूर साहब का तज्ज़िया मैं इस पर ले लूँ। पीडीएम वाले मामले पर भी आते हैं, लेकिन जो आज काबीना ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी है भारत के साथ तिजारत की, मंसूर साहब इस पर आपका रद्द-ए-अमल, ये फैसला काबीना का सही है या कल जो फैसला हम्माद अज़हर साहब की जानिब से सुनाया गया था वो सही था कि सस्ती चीनी और कपास आ रही थी तो फ़ायदा तो पाकिस्तानियों का ही होना था? देखिए, मेरे ख्याल में इस सारे मामले को देखने के 2 मुख्तलिफ जाविये हैं। एक तो जाहिर बात है, आप उसको पाकिस्तान की नज़र से अगर देखेंगे तो एक हैरानकुन बात थी कि आप जिस अपोजिशन को ये कहा करते थे जब वो हुकूमत में थे, नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो आप ये कहते थे मोदी का जो यार है
गद्दार है और उसके बाद आप फैसला करते हैं कि जनाब भारत से ही चीनी और कॉटन जो है वो हमने इंपोर्ट करनी है, तो ये किस किस्म का दोगलापन है। लेकिन उसके बाद अगर रियलिस्टिक ग्राउंड रियलिटीज की बात की जाए तो हम ये जानते हैं कि चीनी जो है पाकिस्तान में 110 रुपए से भी ऊपर जा चुकी है, और अगर ये 5 लाख टन पाकिस्तानी मार्केट में आ जाती तो उसके बाद ये जो माफिया बैठा हुआ है जिसने दरअसल में चीनी की कीमत को कंट्रोल किया हुआ है सट्टा बाजारी के जरिए, तो वो भी जो है वो काफी तक कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जहां तक मामला है कि ये आखिर किया किसने, तो मेरे ख्याल में ना तो इसमें हमाद अजहर साहब का कोई कसूर है और ना काबीना के हवाले से, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया गया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से दरअसल में ये समरी जो है वो ईसीसी के सामने रखी गई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो इसका पोर्टफोलियो जो है वजीर आज़म इमरान खान साहब के अपने पास है, तो उनकी अप्रूवल से ही ये सब कुछ हुआ था, जो ये प्रोसेस किक स्टार्ट हुआ था। ईसीसी ने जो है उसकी अप्रूवल दी, ईसीसी की अप्रूवल के बाद ये काबीना के अंदर गया, और आज वही काबीना जिसकी सरबराही इमरान खान साहब खुद करते हैं, उन्होंने अपने ही दी हुई समरी, अपने ही दिए हुए फैसले को जो है खुद ही उन्होंने रद्द कर दिया। तो ये बड़ी हैरानकुन सिचुएशन है कि एक दिन आप एक फैसला लेते हैं और अगले दिन उसी फैसले को जो है वो खुद ही उसकी नफी कर देते हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज के तो अगेंस्ट है, लेकिन ये जो बात की जा रही थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मीडिएशन के जरिए ये दोनों मुल्क आपस में कुछ मामला को तय कर लेंगे, मुझे लगता है कि इसमें अभी हमें मजीद कुछ इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मंसूर साहब, इसकी वजह क्या है जो यू टर्न ये लिया गया? ये अवामी रद्दअमल, अपोजिशन की जानिब से रद्दअमल था कि जी आप कश्मीर के सफ़ीर हैं, आप बात करते थे कि जब तक 5 अगस्त 2019 के इकदाम नहीं पीछे होते उस वक्त तक हम कोई बात नहीं करेंगे भारत से, ये वो वजह थी या कोई और वजह आपको नजर आ रही है इसकी? मुझे लगता है यही पब्लिक बैकलैश जो है शायद उससे अवॉइड करने के लिए एक ये कोशिश की गई है कि ये ना हो कि ऑपोजिशन की जानिब, ऑपोजिशन जो है इसके ऊपर अपना रद्दअमल दे और ऑपोजिशन इसको प्ले करने की कोशिश करे। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि फिलहाल इस मामले को जो है वो अवॉइड कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। आगे चल के देखेंगे मामला कहां तक जाते हैं, लेकिन सिर्फ पब्लिक बैकलैश की वजह से जो है मेरे ख्याल में ये फैसला वापस लिया गया है, वरना इरादा भी मौजूद था और डिटर्मिनेशन भी थी, टारगेट सेट कर दिया गया था कि ये सब कुछ होना है। लेकिन मुझे लगता है कि जो फीडबैक आया है 24 घंटे के अंदर अंदर, जिसकी वजह से जो है ये फैसला पीछे कर दिया है। सही। तो रमेश कुमार साहब, ये इस तरह के फैसले करके क्या ये पब्लिक की नब्ज चेक की जाती है कि अगर पब्लिक का रिएक्शन आया तो अगले दिन यू टर्न ले लेंगे, और अगर पब्लिक खामोश रही, कोई खास रिएक्शन नहीं आया, तो भारत से तिजारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, उसमें फिर मुल्क का भी फायदा हो जाएगा, चीनी की कीमत भी कम हो जाएगी? क्यों इस तरह के फैसले लिए जाते हैं और फिर यू टर्न ले लिया जाता है? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, और जहां पे भी एसपीएम इस पे अपना ये जो होते हैं क्या जो एसपीएम जो रखे हुए हैं, मतलब एडवाइजर नहीं, तो वहां पे मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, हर समरी उनके पास अप्रूवल के लिए आती है। मगर उसके बाद जब कैबिनेट के अंदर एक डिटेल में, ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है कि हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग होना और उसको डिटेल में विथ ओपन माइंड जो है उसको डिस्कस करना, 4-4, 5-5 घंटे और मुख्तलिफ व्यूज सुनने के बाद फैसला करना, ये अच्छी बात है। तो आप ये देखें कि कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रपोजल आया, कॉमर्स ने अपने जो है वो मफाद में एक प्रपोजल दिया कि हमारे हिसाब से जो ट्रेड है उस ट्रेड को जो है वो आप सेपरेट रखें, अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ उसको रिलेट नहीं करें, उससे हमारे नुकसानात ये है जो आपको अभी मंसूर भाई ने भी बताया कि अगर चीनी वो वहां से आ जाती है, कपास आ जाती है। रात में दुनिया टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें गौहर एजाज को भी सुन रहा था, मतलब हर बंदा इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा था कि अगर काटन यान वगैरह अगर ये आती है तो वो भी एक फायदा था। तो एक कॉमर्स का प्रपोजल आया, ईसीसी ने एक बेनिफिट देखा। ईसीसी हमेशा जो है ना वो फाइनेंस को देखती है कि कौन सी चीज आने से क्या नुकसानात है, क्या फायदे हैं, वो उसको डिटेल में ईसीसी ने, क्योंकि ईसीसी का मौक़िफ़ कभी भी फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए नहीं होता है। जब वहां पे आया, ईसीसी ने अपने मफादात में, पाकिस्तान के मफादात में, अपनी इकोनॉमिकली चीजों को देखते हुए एक पाकिस्तान के बेनिफिट में, अवाम के बेनिफिट में एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन होने के बाद जब कैबिनेट में वो चीज डिस्कस के लिए फॉरेन अपना फाइनल डिसीजन के लिए आई, तो वहां पे हर पहलू को देखा गया कि आया हमारा कश्मीर के ऊपर स्टैंड क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारा माजी में स्टैंड क्या था, क्या हम इन चीजों के ऊपर। मैं आपको बताऊं, जैसे हेल्थ है, आप हेल्थ के अंदर अगर आप जाएं, आपका 80% रॉ मटेरियल आपका इंडिया से आता है। अब जब आप इंडिया से रॉ मटेरियल की आप पाबंदी लगाते हैं तो वही रॉ मटेरियल इंडिया से आता है, मगर घूम घूम के आता है, उतना ही आपको महंगा पड़ता है। और अगर डायरेक्ट ट्रेड हो तो आपको फायदा है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त दुनिया की जो बड़ी जो मार्केट बन गई है वो चाइना की टक्कर में भी अब
इंडिया बहुत आगे जा रहा है ट्रेड की वजह से, तो वो मजबूरी बन गई है बहुत सारे दुनिया के ममालिक की। आप इंडिया और चाइना का, जैसे हमारा चाइना के अपना इंडिया के साथ चल रहा है, क्या चाइना के साथ नहीं है क्या इंडिया का? तो फिर मगर आप $100 बिलियन फिर ये हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा ना रमेश साहब कि ये फिर तिजारत को भारत के साथ अपने माशी मफाद में बहाल करना है या नहीं करना, चूंकि कश्मीर का मामला अभी मुस्तकबिल करीब में तो हल होता नहीं दिखाई दे रहा, या फिर ये इसी तरह से वो भारत की चीज़ों को दूसरे रास्तों से महंगे दामों लेकर फिर यहाँ अपनी मीशत को नुकसान ही पहुंचाते रहना है। अच्छा, अब मैंने आज ही इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है कि खित्ते की बदलती सूरत हाल, दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। ईरान और चाइना का जो आपस में बन रहा है इस वक्त क्लाइमेट के हवाले से, अमेरिका में जो है वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, या अमेरिका इत्तेहाद जो बन रहा है ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का चाइना को कर्टेल करने के लिए, ये सारी चीजें जो हो रही है इसके अंदर पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान कितनी बार्गेनिंग कर सकता है, पाकिस्तान कहाँ पे फायदा ले सकता है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, या पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिकल जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन है, बहुत ज्यादा अच्छी है। मगर माजी से लेके अभी तक जो 73 साल गुजरे हैं उसके अंदर हमने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन से हमने वो फायदे हासिल नहीं किए। तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा, मैंने आज डिटेल में उसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। मैं आज भी ये समझता हूँ कि कैबिनेट का जो आज का डिसीजन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो पल्स एक देखी जाती है, जो परसेप्शन एक डेवलप होता है, उसकी बात सही है। अवामी पल्स को भी एक कैबिनेट के अंदर लाजमी अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो उसको भी एक पहलू देखते हैं। मगर हमें इसको दोबारा डिटेल में देखना पड़ेगा कि हमारी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को अगर हमें मजबूत लेके जाना है तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड, इसमें कोई शक नहीं है, भारत के आज जो दुनिया के साथ डिप्लोमेटिक टाइज जो मजबूत है वो ट्रेड की वजह से मजबूत है। क्योंकि तो ट्रेड पाकिस्तान को भी जाहिर है ये फैसला करना पड़ेगा कि भारत के साथ मंसूर साहब उसे ट्रेड बहाल करनी है या नहीं, चूंकि जब सबसे ज्यादा ट्रेड पाकिस्तान की भारत से ही होती है, कश्मीर के मामले पर अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मुनक़ता होते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान पहुंचता है। अब क्या कहीं इसकी किसी दरमियानी राह की तरफ हुकूमत को सोचना चाहिए कि पिछले जो चंद दिनों में ऐसा लग रहा था कि कुछ बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ज़ाहिर मुज़ाकरात के जरिए माजी में कभी मसला कश्मीर हल नहीं हुआ। अब ये 2 साल होने को आ रहे हैं, ना कश्मीरियों को कुछ हासिल हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद, ना पाकिस्तान को कुछ हासिल हुआ, तो फिर किस तरह से आगे बढ़ेगा पाकिस्तान अपनी मईशत को लेकर? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके दोनों ममालिक के दरमियान जो बॉटलनेक इश्यूज हैं वो एक्चुअली कौन से हैं, जो जहां पे क्लैश आता है। अब कुछ क्लैशेस जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ ऐसी चीजें, मिसाल के तौर पे अगर आप इजराइल के हवाले से बात करें तो एक सेगमेंट है हमारे कई ऐसे दोस्त ममालिक की जानिब से ऐसा प्रेशर आता है कि जनाब आप इजराइल को जो है वो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बात कह चुके हैं कि किसी सूरत ये चीज एक्सेप्ट की ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये पाकिस्तान की बेसिक आइडियोलॉजी के खिलाफ चीज है। अब भारत के हवाले से भी जो है वो हमारे कई आपस में एक क्लैशिंग इश्यूज हैं, अमेरिका के साथ भी थे। अगर आपको याद होगा, हमें बार बार डू वॉर का मुतालबा हमारे सामने रख दिया जाता था और ये कहा जाता था कि जनाब वॉर ऑन टेरर में आप वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए। लेकिन उसके बाद आप टेबल के ऊपर बैठते हैं, आप निगोशिएट करते हैं, आप अपनी पोजीशन बताते हैं, आप अगले की पोजीशन को समझते हैं। तो भारत के साथ भी जो है वो जरूरी नहीं है कि कोई बात नहीं हो सकती, बिल्कुल डिस्कशन ही नहीं हो सकती। आप पाकिस्तान अपना जो किरदार है, पाकिस्तान अपनी पोजीशन जो है वो भारत के सामने रखे, और भारत को अगर, बल्कि आप इस पोजीशन के अंदर आए कि आप भारत को कहें कि जनाब आप अगर अपनी चीज को इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, तो फिर आपको कश्मीर के ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको अपनी पोजीशन को तब्दील करना पड़ेगा। और अगर वहां पे भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए अपनी पोजीशन के अंदर कोई लचक दिखाता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक विनिंग सिचुएशन होगी। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ तब होगा जब आप टेबल के ऊपर बैठेंगे। अगर आप ये कहें कि हम टेबल पे बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो टेबल के ऊपर बैठ के ही रिजॉल्व हुई हैं, चाहे आप वर्ल्ड वॉर 1 देख लें, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 देख लें, बड़ी बड़ी जंगों का रिजल्ट सिर्फ टेबल पे बैठ के। मतलब ये टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने का डिसीजन क्या गवर्नमेंट ले सकती है, और वो प्रेशर ऑपोजिशन को और आवाम का बर्दाश्त कर सकेगी? क्योंकि जब भी ये टेबल पर बैठने की बात होगी, आवाम की जानिब से ही प्रेशर आएगा, ऑपोजिशन की जानिब से ही प्रेशर आएगा, फिर उसको कैसे हुकूमत बर्दाश्त करेगी? मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत जरूरी है कि ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। आपने ऑपोजिशन को इतना एलियनेट करके रख दिया है कि आप ऑपोजिशन को कहते हैं कि जनाब ये चोर डाकू लुटेरे, इनसे तो बात ही नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, आपको उनकी पोजीशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जिस तरह इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी ये प्रेशर था कि नहीं, आपको चाहे कितनी ही पीटीआई बुरी लगती हो, इमरान खान साहब बुरे लगते हो, लेकिन आपको वो ऑपोजिशन का हिस्सा है, आपको उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। मेरे ख्याल में भारत के साथ ताल्लुकात की बहाली है, भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात मुस्लिम लीग नून भी चाहेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहेगी, लेकिन
इमरान खान साहब को हुकूमत होते हुए, वजीर आजम होते हुए, ये जरूरी है कि उस ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड तो लें, आप उनके साथ डिस्कशन का एक दरवाजा तो खोलें। लेकिन अगर डिस्कशन ही नहीं होगी और तो जाहिर बात है फिर उनकी वो तो उसको कैश इन करने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि अगर हमें ऑन बोर्ड लिए बगैर ये कोई भी फैसला करते हैं तो हम ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन जरूर कर दें, लेकिन इमरान खान साहब को जो है ये इस मामले के अंदर सक्सेसफुल ना होने दे, कामयाब ना होने दे। अगर आप ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो बड़े बड़े मार्के मारे जा सकते हैं इसको। ठीक है, चलें आजिज धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो रमेश कुमार साहब जी रमेश कुमार साहब के फिर ऑपोजिशन को आप लोग ऑन बोर्ड लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात करें। पीपल्स पार्टी के साथ तो वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आप लोग की अच्छी खासी भी बन रही है, उनके जो भी इकदाम आते हैं वो आपके फेवर में ही जा रहे हैं, पीडीएम बड़ी कमजोर हो गई है, तो ये पाकिस्तान और भारत वाले मामले पर भी ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लें। रमेश कुमार साहब देखिए, मैंने इस इशू के ऊपर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मैंने 2 ऑप्शन के ऊपर हमेशा लिखा भी है और उसके अपने तज्जिए भी मैंने दिए हैं कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो 2, एक फॉरेन पॉलिसी, दूसरी इकोनॉमिकल पॉलिसी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिली हुई है। सारी पॉलिटिकल पार्टी के जो अच्छे राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के हवाले से जो लोग हैं, जो समझते हैं इन इश्यूज के ऊपर एक कंसोर्शियम बनना चाहिए, और जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो डिप्लोमेट्स जिनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है, मिलके जब निकलेगा उसे हमारी इंटरनल यूनिटी जो है वो बाहर एक मैसेज आएगी। जब एक बाहर मैसेज आएगा हमारा वजन भी आगे बढ़ेगा कि हम किसी भी हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स कितनी भी हो मगर इन इश्यूज के अंदर हम यूनाइटेड हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसके बगैर हमारा मसला, हम ब्लैकमेलिंग से निकल नहीं सकेंगे। नहीं तो हम इंटरनल यूनाइटेड नहीं होंगे तो चलो डूम और नहीं होगा हमारे पास। डूम और से हम अभी निकल चुके हैं, मगर मैं समझता हूं डूम और से मुकम्मल निकलने के लिए हमें बहुत कुछ अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। आज देखे ना, फेटअप है, IMF है, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे पास, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो कहने के हिसाब से तो बिल्कुल सोवन और खुद मुख्तियार मुल्क है, मगर जब आदमी, अगर आप किसी से कर्जा लेते हैं तो आपको उसके सामने झुके आपके उसकी डिमांडें आपको माननी पड़ती हैं, उसको आपको चाहे कितनी भी चीज हो। तो मैं समझता हूं इसके लिए हमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से इस वक्त जो गेम चल रहे हैं डिप्लोमेटिक फेस के ऊपर, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बहुत शाइस्तगी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो जब भी ऐसी चीज बढ़ेगी तो अपोजिशन उसके ऊपर सियासत होगी, और होता ही ऐसे है। तो एक तो मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हमें नायल, नालायक और चोर डाकू, ये अल्फाज कम से कम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, ये अल्फाज हमें अब खत्म करने पड़ेंगे। रमेश साहब ये अल्फाज ज्यादातर तो फिर जाहिर है आप लोगों की जानिब से इस्तेमाल होते हैं ना, जरा धामरा साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू में इस पर शामिल करूं। ये रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट की बात है, देखिए रेसिप्रोकल, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी भी हुकूमत पर आती है ना रमेश कुमार साहब। नहीं देखिए, मैं आजकल मुझे खुशी हुई कि आपने किसी पॉलिटिकल से ज्यादा आज मंसूर के साथ बिठाया, तो मैंने भी ओपन बात की कि नहीं ये इश्यूज इस तरीके से जाने चाहिए और इसका मसले का हल ये है, तो पॉजिटिव प्रोग्राम देखते हैं। मगर आप टीवी के ऊपर भी जाओ तो वहां पे भी आप देखो कि वो कहता है नहीं इसने ये कहा था, वो सामने वाला भी आता है इस किस्म का जवाब देता है, तो पॉजिटिव इनपुट नहीं निकलता है। तो सेम इसी तरीके से असेंबली का भी अगर हो तो जब एक तरफ जो है वो एक जवाब आएगा तो दूसरी तरफ काउंटर में वैसा ही जवाब आएगा, टीवी के ऊपर भी ऐसा जवाब आएगा। तो कम से कम उसके लिए वो सोच पैदा करनी पड़ेगी, वो बयान देनी पड़ेगी, और अवाम भी ये चाहती है, अवाम कहती है कि भाई आप अपने जातियात की ये जो सियासत, जो खिदमत और सियासत जो इबादत है, हम उससे हटके अभी सियासत मतलब की सियासत हो गई है। आपने देखा कि जो PDM बना उसके मफादात अगर इकट्ठे थे तो आपने अब देखेंगे हर बंदा जो अपनी गेम में। रमेश साहब, ये PDM वाले मामले पर जरा थोड़ा आगे चलकर बात करते हैं, धामरा साहब का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। धामरा साहब, ये पार्लिमानी सियासत पर जाहिर है आप बड़ा यकीन रखते हैं, उस पर जोर भी देते हैं, और PDM को भी कायल कर रहे हैं कि पार्लिमानी सियासत की जाए, पार्लियामेंट से आउट ना हुआ जाए। तो कन्विंस करें तमाम अपोजिशन जमातों को कि ये खारजा पॉलिसी को मजबूत करने के लिए बैठे हैं हुकूमत के साथ। जो तिजारत का मामला है पाकिस्तान का भारत के साथ, इस पर अपोजिशन का भी फीडबैक सामने आना चाहिए, ना कि हुकूमती फैसलों पर सिर्फ तनकीद करें आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सवाल तो आप अभी कर रहे हैं ना, जब ये हुकूमत अपना हाफ टाइम पूरा कर चुकी है। जिस तरह वो स्कूल में एक हाफ टाइम होता है ना, एक बच्चे जो स्कूल में एडमिशन लेते हैं फिर वो अपनी आधी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, बाकी तैयारी का टाइम के पास, तो ये हाफ टाइम तो पूरा हो गया है। मेरी जमात, मेरे लीडर ने, मेरी लीडरशिप ने
फ्लोर ऑफ द हाउस जब ये गवर्नमेंट वजूद में आई थी तो ये कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। वो इसलिए किया था कि पाकिस्तान की मईशत पे भी हम आपके साथ हैं और जो खारजा पॉलिसी है उसमें भी हम आपके साथ हैं, और रियासत की मजबूती के लिए अवामुन नास के लिए बनने वाली हर कानून साजी में हम आपके साथ हैं। हुआ क्या, इन्होंने मजाक उड़ाई, इन्होंने कहा कि आप हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, इन्होंने कहा कि आप इसलिए झुकाव का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ताकि आप में हम रियायत करें। एक तरफ ये कह रहे थे कि जी वो इदारा जो अकाउंटेबिलिटी कर रहा है वो हमारे अंडर में नहीं है। तो भाईजान जब आपके अंडर में नहीं थे तो हम आपसे क्यों रियायत मांगेंगे, आपसे क्यों मांगेंगे? नंबर 1, हम सारे केस जो है वो भुगत रहे हैं नेब में या अदालतों में, जमानत अदालत दे रही है, रेफरेंस नेब दाखिल कर रही है, आप बीच से निकल गए। तो आपको तो कानून साजी करनी थी ना, आपको तो मईशत पे डालाइट करना चाहिए था। हमने कहा था कि सीओडी की जरूरत है मईशत पे, मगर आपने कनेक्ट कर दिया उस सारी चीज को कि आप हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। तो अब मुझे पता नहीं, डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और खरी खरी बातें करते हैं कि हुकूमत वाकई सीरियस, या उसमें भी ये सियासत करेंगे सिर्फ टॉक शो की हद तक। मैं डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, अगेन कह रहा हूं, कानून साजी के लिए इनके पास अक्सरियत कहां थी? उसके लिए तो फिर इनको आपकी हिमायत चाहिए थी। जब अपोजिशन आपका ताउन करेगी रियासत की भलाई के लिए, आप कहेंगे कि ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। हेलो जी रमेश साहब, आप उसके लिए तो आपका ताउन ज़ाहिर इनको चाहिए था ना, कानून साजी के ऑपोजिशन की हिमायत ताउन के बारे कैसे कर सकते थे? देखिए, एज ए सीनियर पॉलिटिशियन मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जी रमेश, पार्लियामेंट के अंदर इक्वल रोल होता है, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे। रमेश साहब इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपकी भी आवाज सही नहीं आ रही। मंसूर साहब ये तकलीफ हो गई है 2.5 सालों में। मेरा इंटरनेट कनेक्शन सही है। अच्छा नहीं, शायद अब आ रही है, चलें आप कंप्लीट कर लें फिर मंसूर साहब की तरफ जाता हूं मैं। जी रमेश साहब, तो मेरे हिसाब से जितना सीनियर पॉलिटिशियन है उसका उतना ही जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पार्लियामेंट की इज्जत कराए। और मैं समझता हूँ ये रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट जो है ना, वो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर मुझे ये बताएं कि आज मैं बैठा हुआ हूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई है, मेरी किसी के साथ तलक कलामी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? तो आदमी अपने ऊपर भी दारोमदार रहता है। मगर अगर आप एक किसी को आप गैर जरूरी जो है वो ऐसी कोई बात करेंगे तो सामने आपको ऐसा ही जवाब मिलेगा। अगर कम से कम अब वक्त आ गया है, अब इनफ इज इनफ। अब 2-2.5 साल जो है इस किस्म की जो सियासत हुई है, मैं समझता हूँ अब पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए हालात हमारे लिए बहुत फेवरेबल आ रहे हैं। देखिए, हालात हमारे लिए बहुत फेवरेबल आ रहे हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत कल रिसर्च की है, इंटरनेशनल रीजनल इश्यूज के ऊपर। मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान की तरफ ठीक है रमेश साहब, आप मैं वापस आता हूं। मंसूर साहब, ये जो रमेश कुमार साहब के ख्यालात और तासुरात हैं, अगर ज़ाहिर है इस मुल्क की मईशत को परवान चढ़ाना है तो फिर इन ख्यालात और इन जो एहसासात और जज्बात हैं रमेश साहब के, ये वाले लोग होने चाहिए काबीना में, हुकूमत के अंदर, ताकि अपोजिशन को ऑन बोर्ड भी लिया जा सके, उनसे मुज़ाकरात भी हो सके, अच्छे माहौल में बातचीत भी हो सके। तो फिर ये क्या टीम सिलेक्शन है वज़ीर आज़म की असल मसला जो इस वक्त मसला बनी हुई है? देखिए, डॉक्टर रमेश कुमार साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन बड़ी इज्जत के साथ एक इख्तिलाफ करूंगा और ऑन अ वेरी लाइटर नोट, ये डॉक्टर रमेश कुमार साहब जो है ना, नदीम अफजल चंद साहब की फोटोकॉपी है। तो नदीम अफजल चंद साहब जो है वो भी बात करते थे कि जी लोगों के साथ, ऑपोजिशन के साथ मिल के बात करें, प्यार से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें, एक पॉलिटिशियन की तरह। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब भी जो है वो साइडलाइन हो गए। तो इसी तरह डॉक्टर रमेश कुमार साहब भी जो है, इनकी ज्यादा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये ज्यादा पार्टी के अंदर चलता नहीं है और ना चलेगा। और आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये इस किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा पसंद भी नहीं किया जाता। इमरान खान साहब को जो है वो हिटर्स पसंद है, उनको पसंद है कि जो लंबे लंबे शॉट मारे, छक्के चौके मारे, ऑपोजिशन को ऐसी की तैसी फेर के रखें, उनको वो लोग पसंद है। शहबाज गिल साहब हो गए या फिरदौस आशिक खान, सिंगल डबल वाले जावेद मियां टाइप बैट्समैन नहीं पसंद, इसका मतलब उन्हें नहीं, ऐसे ही है, नहीं पसंद उनको। वो ये कहते हैं जनाब टेस्ट मैच खेलने नहीं आया, ये T20 है और T20 में मार धाड़ होती है, मार धाड़ के जरिए ही काम आगे चलेगा। अब इसके अंदर हम अपने लिए कुछ निकाल सके तो निकाल सके। मुझे मत कहना कि मैं टुक टुक करूं, यहाँ पे टुक टुक वाला गेम नहीं चलेगा। मुझे इसका नुकसान होता है, होता रहे, लेकिन मैं एग्रेसिवली खेलूंगा। सही, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीडीएम की अब जो मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल होने वाली है, पीडीएम आगे चलेगी, इत्तेहाद कायम रहेगा या नहीं, इस पर गुफ्तगू होगी और उसमें खास तौर पर पीपल्स पार्टी के किरदार पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मंसूर अली खान साहब, आजिज धामरा साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो धामरा साहब, अब ये इस T20 मैच में आपने अपनी जगह बनानी है। ज़ाहिर है इस मुल्क को आगे लेकर चलना है तो हुकूमत और अपोजिशन को कहीं तो एक होना पड़ेगा, कुछ मामलात पर तो एक होना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मसला ज़ाहिर है खारजा पॉलिसी और मुल्क की मईशत ही होता है। तो अब अपोजिशन तैयार है हुकूमत से ताउन के लिए? जो वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, अब आगे की जानिब भी तो देखना है ना धामरा साहब। देखें, मैं अगेन कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको वसी तर तजुर्बा है पार्लियामेंट का और कानून साजी का, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके 18th अमेंडमेंट की बहाली तक, वो जो LFO का कानून था, वो जो 8वीं तरमीम थी जो एक तलवार के तौर पर लटक रही थी, ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ज़रूर था, मगर उसमें पार्लियामेंट में जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस मौजूद थे उन सबको ऑन बोर्ड लिया, उन सबसे बातें की। बाकी इश्यूज़ पे हमारे इख्तिलाफात बिल्कुल थे और रहे। ये ज़रूरी नहीं था कि पीपल्स पार्टी के नज़रिए या पीपल्स पार्टी की सियासत से इत्तेफाक करने वाली तमाम पार्टियों ने 18th अमेंडमेंट किए या उसकी हिमायत में वोट दिए। ये सब अलग अलग नज़रिया रखने वाली जमातें थी। ये हो सकता है कि पॉलिटिक्स के अंदर आप अपने अपने नजरिए के मुताबिक चलते हैं और मेटेड लेके पार्लियामेंट में आते हैं। जब आप पार्लियामेंट में आते हैं तो फिर आपको कंटेनर वाली बॉडी लैंग्वेज, कंटेनर वाले नजरिए, उन सबको बाय बाय टाइम फिश करना पड़ता है। मैं अगेन ये कह रहा हूं कि एक PTI है जो डॉक्टर साहब की सूरत में टॉक शो में मौजूद है, एक PTI है जो ट्विटर पे मौजूद है, एक PTI है जो PIDC में मौजूद होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और एक PTI है जो शाम को खान साहब के बराबर बैठती है और शाबाशी लेती है अपने उस तलख तरीन ट्विटर जो वो स्टेटमेंट निकालते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो करते हैं। आप मुझे बताएं कि इनको अपोजिशन को एंगेज करने से ज्यादा तो अपोजिशन पे तनकीद के लिए लगाया गया है। ये PIDC में हर कोई वजीर 4-4 का लाट आके बैठता है। कितने वजीरों ने अपनी मिनिस्ट्री की रिफॉर्म्स पे बात की है कि हम ये रिफॉर्म्स लाए हैं, और उसके साथ साथ वो PDM पे अपोजिशन पे तनकीद भी कर लें, मगर 100% A to Z आप अपोजिशन को गालियां देंगे तो इसमें आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप कानून साजी नहीं कर पाएंगे, अपोजिशन को एंगेज नहीं करेंगे, तो कल जब आप निकलेंगे बाहर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए आपको इन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा। धामरा साहब, ये जो PTI की किस्में बताई आपने, पीपल्स पार्टी भी इस वक्त कई किस्म की पाई जाती है। एक वो पीपल्स पार्टी होती है जो जाती उमरा में मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ नाश्ता कर रही होती है, और एक वो पीपल्स पार्टी होती है जो गिलानी साहब को लेकर पहुंचती है और उनको सेनेट में अपोजिशन लीडर भी लगवा देती है, और एक वो पीपल्स पार्टी भी होती है जो तय कुछ करती है मौलाना साहब और मियाँ साहब मरियम साहबा के साथ बैठकर, और फिर अमल उसके बरक्स करती है। तो ये पीपल्स पार्टी को भी अपनी पॉलिसी पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है। देखें, आपका सवाल अगर नहीं, आपका सवाल अगर हुक्मरान पार्टी के तौर पर है तो मैंने ये कहा कि आप बेशक हमारे ऊपर बात करें, हमारे सारे नजरियात पे बात करें, हमारी पॉलिसी पे बात करें। मैं तो कह रहा हूं कि हुकूमत अपना नुकसान कर रही है कि कानून साजी नहीं कर रही है। रिस्पांसिबिलिटी हुकूमत की है कि वो इंगेज करे अपोजिशन को और कानून साजी करे। अगर रियासत की भलाई के लिए, अगर मईशत के लिए अपोजिशन आपका साथ नहीं देगी तो अपोजिशन अपने आप को एक्सपोज करेगी। अदरवाइज अब तक आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। जहां तक आपने पीपल्स पार्टी का सवाल किया, हम अपोजिशन में हैं, हम मुख्तलिफ नजरियात रखने वाली पार्टियां एक प्लेटफार्म पे थे, हमारे कई चीजों पे इख्तिलाफ होते हैं। अपोजिशन जमातों पर हुक्मरानी करना चाहिए सब पीपल्स पार्टी। हो सकता है कि जो सरबराही इजलास हो उसमें हम एक दूसरे को एंगेज करें, मगर बहसियत हुक्मरान रिस्पांसिबिलिटी पीपल्स पार्टी की नहीं, हुकूमत की है। अगर आप रियासत की भलाई के लिए, अवाम के लिए, महंगाई के खात्मे के लिए, खारजा पॉलिसी के लिए कोई कानून साजी लेके आए और अपोजिशन आपका साथ नहीं देगी तो वो खुद एक्सपोज होगी अवाम के सामने। सही। तो मंसूर साहब, ये जो पीपल्स पार्टी और PDM इस वक्त, अब पीपल्स पार्टी PDM में शामिल रहती है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में फैसला होगा। स्ट्रेटेजी अगर पीपल्स पार्टी की फॉलो होती है तो PDM को फायदा हो सकता है, या फिर जो PDM की स्ट्रेटेजी है पीपल्स पार्टी उस पर चले तो आगे जाके PDM कामयाब हो सकती है। आपका तज्जिया क्या कहता है इस पर? अच्छा, मैं जो अगली चीज आपके साथ शेयर करने लगा हूं उसमें धामरा साहब जो हैं वो इसकी तरदीद करेंगे, लेकिन मेरे पास जो खबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पिछले 24 घंटे के अंदर मुस्तफा नवाज खोकर साहब जो हैं वो इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं कि हमने हुकूमती अरकान के साथ मिलकर जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट ली है ये गलत है। रजा रवानी साहब का बयान भी आज आ गया है, वो भी ये फरमाते हैं कि ये जो कुछ हमने किया ये गलत है। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और भी लोग मौजूद हैं जो लीडरशिप के इस फैसले के साथ कुछ ज्यादा नहीं खड़े हुए, उनको पसंद नहीं आई ये चीज, ये जो कुछ भी जिस तरह किया गया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए, अभी हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए, इस पे पार्टी पूरी तरह मुतहद है।
लेकिन अगर यही सिचुएशन पे नून लीग की जाके देखी जाए तो नून लीग की लीडरशिप ने यह कहा कि इस्तीफे देने चाहिए, लेकिन इसके ऊपर भी वहां पे पार्टी के अपने अंदर जो है वो तजाद पाया जाता है। और बैकडोर या इन प्राइवेट डिस्कशंस जब नून लीग की लीडरशिप से मुराद मतलब सेकंड टियर लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं, आप उनसे बात करें तो वो भी ये कहते हैं कि बड़ा जज्बाती किस्म का एक फैसला है। तो इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी एक तजाद चल रहा है। लेकिन जिस तरह भी जो कुछ हुआ है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उससे बड़े दिल बर्दाश्ता हुए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने कपड़े जो हैं वो पब्लिक के अंदर ही जाके धोना शुरू कर दिए, एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह बयान दिए हैं। इससे ऑपोजिशन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। लेकिन दोनों अपनी अपनी पोजीशंस के अंदर, चाहे वो मजबूरी के तहत ये फैसले किए हों, अपनी पार्टी के अंदर भी जो है वो रिफ्ट्स पैदा कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। और हमजा शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद पार्टी के अंदर इस वक्त ये डिबेट भी चल रही है कि अब आगे वे फॉरवर्ड जो है वो हमजा ने लेके चलना है या मरियम नवाज ने लेके चलना है। तो पीडीएम खुद इस वक्त बड़ी शदीद तजब्जुब का शिकार है और पीडीएम के अपने अंदर तजादात भरे हुए हैं। तो लेकिन मंसूर साहब, ये 5 तारीख को सीसी के फैसले के बाद तो फिर ये तजब्जुब और बढ़ जाएगा, चूंकि गालिब इम्कान यही है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के हक में फैसला नहीं करेगी और फिर गिलानी साहब को ही पीपल्स पार्टी विड्रॉ नहीं कर रही, नून लीग उनको अपोजिशन लीडर मानने पर तैयार नहीं है। अब रिएक्शन के तौर पर पीपल्स पार्टी कह रही है हम शहबाज शरीफ साहब को कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे, तो फिर ये डेडलॉक ये बरकरार रहेगा, ये कशीदगी तलखी वक्त के साथ बढ़ती रहेगी, तो आखिर में तो पीडीएम को फिर खत्म ही होना है। नहीं, पीडीएम को तो देखें जी, पीडीएम चाहे खत्म हो या ना हो, सब लोग अपनी पुरानी तखाब है उसी तरह काम करेंगे। शहबाज शरीफ को अगर वो अपोजिशन लीडर नहीं मानते उससे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं मानेगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। चेंबर का ही सिर्फ फर्क है ना, तो चेंबर जो ऑलरेडी अलॉटेड है, बिलावल भुट्टो को भी चेंबर मिल गया, यूसुफ रज़ा गिलानी को भी चेंबर मिल गया, इससे ज्यादा क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपने मुख्तलिफ जो स्टैंडिंग कमेटीज में बैठना होता है उसके अंदर आपकी कारकर्दगी, उसके अंदर आपकी नुमाइंदगी के ऊपर एक फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा तो और कोई नहीं होगा। पहले जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहे थे, इवन शहबाज शरीफ भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब थे, अब तो खैर वो अंदर हैं, जब मौजूद थे तो वो तब कौन सा कोई इतना बड़ा इंपैक्ट डाल रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, हुकूमत अपना काम उसी तरह करती रहेगी। सही। तो रमेश कुमार साहब, ये बड़ा लुत्फ उठा रहे होंगे आप इस वक्त पूरी सूरत-ए-हाल का जो पीडीएम के अंदर चल रहा है। पीपल्स पार्टी ने आपका काम आसान कर दिया कि वो पीडीएम का इत्तेहाद जो जितना मौसर नजर आ रहा था अपनी इब्तिदा में, अब उतना काटदार वो नजर नहीं आ रहा। अब क्या पीपल्स पार्टी को इंगेज हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, ये बाप पार्टी को क्या हुकूमत की जानिब से भी ये ऑर्डर्स हिदायत थी कि जी ये आपने वोट दे देना है, गिलानी साहब को ले आना है ताकि ये इत्तेहाद इनका ज़रा कमज़ोर पड़ जाए। हुकूमत का इसमें क्या रोल रहा है रमेश कुमार साहब? देखिए, हुकूमत तो हमेशा यही चाहेगी कि अपोजिशन जो है वो टूटी रहे, अपोजिशन कमज़ोर है, मगर अपोजिशन भी जो सियासत करती है वो मफादात की सियासत करती है, और जिसको जहाँ मफाद मिलता है वहाँ पे वो अपना गेम जो है वो शुरू कर देता है। अवामी इशूज़ तो होते नहीं है। आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान अगर असेंबली से बाहर है तो वो चाहता है कि असेंबली वाले जो है वो बाहर चले जाएं। पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई हमारे पास सिंध गवर्नमेंट है, हम बाहर क्यों जाएं। तो ये जो सियासत है ये चलती रहेगी। हर बंदा मुल्क को छोड़ के अपनी वफादात की सियासत करता है। मगर आजिज दामरा साहब भाई है मेरे, उसने बात की कि पीटीआई के अंदर ये कल्चर है, हर पार्टी के अंदर ये कल्चर है। मंसूर साहब, मैं जब मियां साहब के साथ था तब भी मैं ये बात करता था, मैडम मरियम नवाज को यही कहता था। मैं हुकूमत की भी बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। नहीं, जितने हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। मियां साहब को भी उस टाइम पे समझ में नहीं आया, बहुत सारी हम बातें करते थे, मगर कम से कम जो आदमी समझदार है वो अपनी सही बात के ऊपर स्टैंड ले, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, मगर अपने ज़मीर के साथ सही चीज़ों को अप्रिशिएट करे, गलत चीज़ों को क्रिटिसाइज करे, पार्टी का फैसला अपने तौर पे हो, मगर कम से कम अपना रोल। आज जैसे मुस्तफा नवाज खोखर बाहर आ गया, आपने रजा रब्बानी को पहले देखा था, अगर आपने जिस तरीके से ये कुछ हुआ, तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी में ये माइंडसेट है। कोई पार्टी के यस पेन होते हैं, कोई जो वो मुल्क के वफादार होते हैं, को अपने आला अखलाक के जो वो मालिक होते हैं, जो हमेशा गलत सही को रमेश साहब, हर पार्टी में फिर ये फैसले होने के बाद ये आवाजें बाहर आती हैं। फैसला होने से पहले उस वक्त वो एहतजाज उस लेवल पर नहीं होता कि फैसलों को रोका जा सके। धामरा साहब, अब ये 5 अप्रैल का जो दिन है, चलता ये पीडीएम की तारीख का सबसे अहम तरीन दिन कहा जा सकता है। पीडीएम के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है 5 अप्रैल को, क्या आप इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। जब ये फैसला होगा तो उसके साथ ही पीडीएम के मुस्तकबिल का भी फैसला हो जाएगा।
देखें, मैंने जो गुफ्तगू की थी वो पेवर आपका जो क्वेश्चन था कानून साजी के हवाले से अपोजिशन हुकूमत से ताउन करेगी या नहीं करेगी, मैंने उस पर डिटेल बात की। अब जब सवाल सिर्फ पीडीएम पे आता है तो अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो हुकूमत के लिए आसान काम कर दिया। पीपल्स पार्टी खुद ये क्लेम कर रही थी कि ये जो इस्तीफ़ों का मामला मशरूत हो गया लॉन्ग मार्च से, उससे पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया था। जब ये अचानक सी बात सामने आई तो हमने सीईसी के इजलास बुलाने की बात की, नंबर 1। और दूसरी बात हम ये पूछ रहे हैं कि ये अचानक फिर कैंसिल कैसे हुआ लॉन्ग मार्च, जिसकी तैयारी पूरे सूबे भर में हमने की हुई थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की हुई थी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे इत्तेहाद में 1.5 लाख ज़रूर थे। फिर एक कोशिश हुई कि मीडिया में आने वाले बयानात को हमने कवर किया, फिर ये सिलसिला चल पड़ रहा है। अब मेरे ख्याल में कि जब तक पीडीएम का सरबराही इजलास नहीं होता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 अप्रैल को जो सीईसी की मीटिंग नहीं होती जिसमें डिटेल ये सारी चीज़ें होंगी, पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हम पार्लियामेंट का मैदान खाली नहीं करेंगे, हम मौजूदा हुकूमत को वॉकओवर नहीं देंगे कि वो अपनी पसंदीदा कानून साजी करती रहे और हम मैदान खाली करके छोड़ जाएं। यहाँ तो देखिए अपोजिशन के थोड़े से जो वॉकआउट होता है उसमें भी हुक्मरान जो है वो गिनती करा के कोई ना कोई कानून पास करा देते हैं और वो इंतजार में होते हैं कि अपोजिशन वॉकआउट करती है। तो जब अपोजिशन बिल्कुल आउट हो जाएगी पार्लियामेंट से तो ये बहुत सारी ऐसी कानून साजी करेंगे जिसमें हम आवाम को बताने में ये कासिर होंगे, शर्मिंदा होंगे। ये कानून साजी हुक्मरानों ने की है, तो ये पीपल्स पार्टी का एक क्लियर कट मौक़िफ़ है। अगर उसको तब्दील करना था शेड्यूल में तो वो हमें पहले एतमाद में लेना था। अब इन तमाम बातों के बावजूद हमें पूरी उम्मीद है कि इन सारे इख्तिलाफात को जब पीडीएम का इजलास होगा उसमें हम बैठेंगे, 10 जमातें ठीक है, चलें 5 अप्रैल को फैसला होगा कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देती है। बहुत शुक्रिया आजिज धामरा साहब, रमेश कुमार साहब, मंसूर अली खान साहब। किफ आपने जाना एक ब्रेक के बाद कोरोना की तीसरी लहर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती जा रही है और अब क्या हालात उस जानिब जा रहे हैं कि मुल्क में लॉकडाउन भी लग सकता है। इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल तजवीज़ दी थी कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाए। वफाक की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से उनकी इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन बाद में फिर सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया कि SOPs को अज खुद ही सख्त कर दिया जाएगा। कुछ इलाकों में कराची के माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन हैं, कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन हैं। और आज वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जब मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मेरी उस तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया गया था और अगर NCOC ने कोई ख़ास इक़दाम हमारी तजवीज़ के मुताबिक नहीं उठाए तो फिर हम ये इक़दाम खुद ही उठा लेंगे। अब शादी हॉल्स में शादियों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है सिंध हुकूमत की जानिब से। रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग को एक बार फिर महदूद कर दिया गया है। अब ये फैसले किस हद तक इन असरअंदाज होंगे लोगों पर और लोगों के रोज़गार पर, इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज जो मुराद अली शाह साहब की गुफ्तगू थी, ज़रा वो आप सुन लीजिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। 2 तजावीज़ थी सिर्फ। एक तजवीज़ थी कि आप लॉकडाउन ना करें, आप लोकली सब खुला रखें, कराची पोर्ट खुली रहे, यहाँ सारे कारोबार खुले रहें, लोग अपना कारोबार करें। आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करें। मैंने कल टास्क फोर्स की मीटिंग भी बुलाई है। अगर NCOC नहीं स्टेप्स लेगा तो हम अपने से स्टेप्स लेंगे उस पर। तो मुराद अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि तजवीज़ उन्होंने वफाक को ये दी थी कि कराची पोर्ट खुला रहे, तमाम कारोबार खुला रहे, सिर्फ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाए। लेकिन जब वहाँ उनकी वो तजवीज़ नहीं मानी गई, उसके बाद जो सिंध हुकूमत ने फैसला किया वो बिल्कुल मुराद अली शाह की बातों के बरक्स है। जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन का नफाज कर दिया है, क्या सिंध हुकूमत का ये अमल मुनाफिकाना अमल कहा जा सकता है? गुफ्तगू करते हैं। राना रईस साहब सदर हैं शादी हॉल एसोसिएशन के, और कुछ ही देर में कैस मंसूर शेख साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कैटरर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी करेंगे। तो राना रईस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। मुराद अली शाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि वो तो लॉकडाउन की तजवीज़ उन्होंने दी नहीं थी जो वफाक ने मुस्तरद की हो, फिर खुद ये लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। तो ये सिंध हुकूमत के इस अमल को क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ का बताऊं कि सिंध हुकूमत के शादी हाल की बंदिश के ऐलान की सख्ती से मजम्मत करते रहे। हम SOPs को मुकम्मल तरीके से अमल दरामद करवा रहे थे अपने शादी हालों में। हमेशा की तरह हमें ही निशाना बनाया गया, इस तरह से ज्यादती है। लेकिन सिंध में ऑलरेडी कोरोना के जो केसेस हैं, जो स्टेटमेंट है हमारे वज़ीर आला के मुर्तज़ा नवाब साहब के, उसमें वाज़ेह उन्होंने कहा है कि सिंध के अंदर केसेस जो हैं वो बहुत कम है। जो पॉजिटिविटी है वो 3% के अंदर है, 2-3% के अंदर है। जब कोरोना केसेस सिंध के अंदर कम है तो ये फिर हमारे साथ ज्यादती है। हमसे जुड़े जो लोग, हजारों लोग हैं
वो बेरोजगार होंगे। पहले भी 6 माह बंद किया था, तो उस वक्त भी हमारी दाद रसी नहीं की गई थी। हमने अपनी मदद आप अपनी डेली वेजर्स को समझा था, अपनी अलाइड इंडस्ट्रीज को समझा था। उस वक्त भी हमसे किसी जो है हुकूमती वक्त में आके हमसे मुलाकात नहीं की, ना ही हमारे लिए कोई फाइनेंशियली पैकेज निकाला। उल्टा हमने अपने बिल्स भरे, अपने टैक्सेस भरे। आज भी हम अपने टैक्सेस भर रहे हैं, बिल भर रहे हैं, जबकि हमारे शादी हाल बंद हो चुके हैं। ये 6 तारीख का दोबारा से नोटिस जो इन्होंने निकाला है और 11 अप्रैल की बात करते हैं। देखिए, अगर ये हमसे बात करते हैं, हम स्टेक होल्डर हैं, हम इनको मशवरा देते हैं, अगर थोड़ा सा ये तो इसको प्रोलॉन्ग करते हैं 8-10 दिन के बाद, वैसे ही रमजान थे उसके अंदर ये मुकम्मल लॉकडाउन करते हैं। देखिए, इसका हल यही है कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाए। हम खुद ये मानते हैं, लेकिन हमारे साथ जो 6 माह हुआ है, जो हमारे लोग बेरोजगार हुए, इसका उजाला नहीं हो सका है। हमने अपनी मदद, आप अपनी जितनी बुकिंग थी, हमारा फ्यूचर बेस्ड काम है। देखें, हमने उन लोगों को जिन्होंने बुकिंग कराई थी, उनको भी हमने बगैर किसी डायरेक्शन के जो है वो रिफंड किया है। हमने अपनी लेबर को भी समझा। अब आप बताएं, टैक्सेस हैं, बिल्स हैं, इतने अखराजात हैं, वो हम किस तरीके से भरेंगे? राणा साहब, जो आपके तमाम हॉल्स हैं, आप लोग के जो हॉल्स थे, अब तो आपने उनको बैंक्वेट वाला सिस्टम खत्म कर दिया था, ओपन कर दिया था SOPs के मुताबिक। फिर आखिर सिंध हुकूमत को क्या एतराज था? जब ओपन एयर में डाइनिंग हो सकती है, रेस्टोरेंट्स को इजाजत है कि वो खाना खिला सकते हैं, तो फिर ये शादियां करने पर क्यों पाबंदी लगा रही है सिंध हुकूमत? देखिए, एग्जैक्टली यही हमारा मौक़िफ़ है। हर चीज ओपन है सिवाय शादी हाल के। जब इन्होंने लास्ट टाइम 6 माह के बाद शादी हाल खोले, जब खोले इन्होंने, उसके 10-15 दिन के बाद से इन्होंने शुरू कर दिया कि शादी हालों से स्प्रेड हो रहा है, हम बंद कर देंगे। हमारा फ्यूचर बेस्ड काम होता है, लोगों ने अपनी तकरीबात और मजीद प्रोलॉन्ग कर ली। अब जब हमारा सीजन आ गया था, उसके अंदर ये सारी चीजें करना ये ज्यादती है। देखिए, अगर इन्होंने स्प्रेड होने से रोकना है, SOPs ये हमारे लिए, हमारी सेहत, हमारी जिंदगी के लिए, ना कि हमें भूखा मारने के लिए। अगर इन्होंने स्प्रेड होने से रोकना है कोरोना, तो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट हो गई, ये जो लंदन से फ्लाइट्स आ रही हैं, सारी चीजों को बंद करें, शट ऑफ करें, ताकि ये सारी चीजें खत्म हो। ये सिर्फ हमारे ही सेक्टर के साथ ज्यादती करना, ये नाइंसाफी है। शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, शॉपिंग मॉल्स में तो दुकानों के अंदर AC चल रहे होते हैं, वो सेंट्रल AC भी होते हैं, और AC में तो कोरोना ज्यादा फैलता है। शॉपिंग मॉल्स को तो आप ओपन एयर भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक वो खुले हुए हैं। देखिए, एग्जैक्टली जब लास्ट टाइम शादी हाल खुले थे, उस वक्त हमने जाके यही ब्रीफिंग दी थी कमिश्नर साहब को, मिस्टर साहब को, नासिर हुसैन शाह साहब को, कि हमारे पास प्रोविजन है। हमारे जितने भी शादी हाल बने हुए कराची के अंदर, आप आउटडोर की बात करते हैं, आउटडोर में तो स्पेस अवेलेबल नहीं है, यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, इतना थिक पॉपुलेटेड शहर हो गया है। हमारे जो शादी हाल है वो RCC स्ट्रक्चर नहीं है, वो स्टील स्ट्रक्चर है। हम उसको जो है ओपन एयर कर सकते हैं। उन्होंने एक प्रोविजन दिया 25% ओपन करके वेंटिलेशन के साथ आप जो है इसको ओपन कर दे। हमने कर दिया, एयर कंडीशन शट ऑफ कर दिए, तमाम SOPs को हमने फॉलो कराया और आज भी करा रहे हैं हम। ये चीज का सबूत है ना कि हमने देखिए, हमारे बहुत सारे शादी हालों में विजिट्स हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जोन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, वेस्ट के अंदर, उधर कुछ एक शादी हालों के अंदर इन्होंने फाइन भी किया है। इन्होंने विजिट किए हैं, इन्होंने पाया है कि हमने SOPs को फॉलो कराया है, जब ही इन्होंने उधर जाके इंस्पेक्शन किए, सारी चीजों को देखा है ना। और वो सब तो राणा साहब सब वो बस फॉर्मेलिटीज के तौर पे करते हैं। कैस मंसूर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों के मसाइल पहुंचाने के लिए हुकूमत तक हम इनसे रब्ता करते हैं। ना नासिर हुसैन शाह साहब के पास इस मौजू पर बात करने के लिए वक्त होता है, ना मुर्तज़ा वहाब साहब के पास टाइम होता है। फिर ये इस मसले का हल, ये लाखों लोगों का रोजगार ये मुतासर कर देते हैं, ये कैसे निकलेगा? क्या चाहती है सिंध हुकूमत आप लोगों के साथ? तामे का हम तो ये हैरान हो गए हैं कि वो क्या चाहते हैं, जबकि जिस एरिया में कोरोना ही नहीं है 2% से ज्यादा, इट्स मीन के दे आर विनर्स, और ये जीत के हारना चाह रहे। मैं तो ये हैरान हो गया हूँ। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इतने बड़े पॉलिटिशियंस, आप खुद देखें कि इन्होंने रेस्टोरेंट ओपन एयर कर दी। रेस्टोरेंट की कैपेसिटी भी ओपन एयर की 500-500 बंदों की है, 600-600 बंदों के भी हैं। आप सुपर हाईवे पे चले जाएं, 1000 की भी है। तो हमने तो एक 300 गेस्ट का, और हमारा इंडोर का तो कोई राय नहीं है बैंकेट, क्योंकि जब से ये लॉ आया था तो सारों ने छतें खोल के अपना आउटडोर बैंकेट्स ही बना दिए। जब इतना करने के बाद भी गवर्नमेंट हमारी फेवर नहीं करी। और आप ये देखें, गवर्नमेंट को जिताने वाले हैं कौन? हम लोग हैं। वी आर द विनर्स। हम लोग भी जीते हुए हैं। क्यों जीते हैं? कि हमने SOPs के ऊपर खास ख्याल रखा। हमने कोई भी किसी के अंडर नहीं आ सके, भले जितने भी बड़े बंदे की भी बच्चे की शादी हो, हमने SOPs पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, रूल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और अब भी अगर ये ना सुने तो बड़ा अफसोस होता है हमें, लेकिन इंशाल्लाह वो जरूर सुनेंगे। लास्ट टाइम भी नासिर शाह साहब ने सुना था हमारा, मे भी अभी कल ही तो नोटिफिकेशन आया। लेकिन कैसा वो भी 6-7 महीने आप नुकसान उठाते रहे, उसके बाद सुने तो ना अभी जब अपने घर में शादी या मंगनी की तकरीब होनी हो, उस वक्त भी कोरोना की दूसरी लहर अपनी पीक पर थी, लेकिन बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा की मंगनी की तकरीब हुई और हुई। लेकिन आम लोगों को अगर शादी करनी है तो उसके लिए पाबंदी है।
नहीं सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब हम लोगों ने उनसे स्टार्ट करना शुरू की ना मीटिंग और प्रोटेस्ट हुआ फिर हमारा, तो नेक्स्ट डे हमारी मुलाकात हो गई और राना रईस साहब हैं, इनकी अक्सर दरमियान में मुलाकातें होती रही। बेसिकली NCOC का मैटर होता है, लेकिन इस दफा जो 11 अप्रैल है कि 11 अप्रैल तक का ये नोटिफिकेशन है। NCOC ने तो इनके लॉकडाउन की तजवीज मुस्तरद कर दी। NCOC अब विफाक नहीं चाहता कि ये लॉकडाउन लगे, ये कारोबार लोगों के बंद हो। वजीर आजम का बयान आपके सामने होगा कल का। बिल्कुल सर, यही हमारे पास प्लस पॉइंट है कि हमारी भी तो एक इंडस्ट्री है। ठीक है, जो उन्होंने फेडरल ने कहा कि जहाँ पे 8% से एक्सीड कर रहा है पेशेंट वहां पे आप जाएं, लेकिन जहाँ 2 और 3% है तो वहां जाने की क्या तुक है। अब आप ये देखें कि आपको कराची में अल्हम्दुलिल्लाह आपने कंट्रोल किया, मीडिया ने कंट्रोल किया, पुलिस ने कंट्रोल किया, केटरर्स ने कंट्रोल किया, बैंकेट वालों ने कंट्रोल किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने किया। क्यों स्कूल के लिए नासिर ये जो सईद गनी साहब फेवर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कमांड थी उसके ऊपर और उन्होंने विन किया कोरोना को। कोरोना में आप देखें हमारा वजीर आला ने न्यूयॉर्क के गवर्नर को हरा दिया, लंदन के जो मेयर को हरा दिया। ठीक है, तो क्या जीत होगी हमारे सीएम। राना रईस साहब, ये जब भी ये इस तरह के लॉकडाउन का फैसला हो तो आपको नहीं लगता स्टेक होल्डर से पहले राब्ता होना चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए? जिन इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं वहां तो आप बंद करें, लेकिन जहां केसेस है ही नहीं वहां किस बुनियाद पर आप बंद कर सकते हैं? उसकी वजह क्या बताएंगे आप लोगों को? देखिए, हमारा तो शुरू से मौके यही रहा है कि हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमसे मुशावरत करें, हम इसका सही वे बताएंगे। देखिए, उस वक्त भी हमने ये बात इनको कही थी कि जब आपने बंद किए हैं 6 माह हमारे शादी हाल बंद रहे और ये पीक पे गया है, ये रेशो जो था पॉजिटिविटी का 50,000 55,000 तक गया है। तो उस वक्त तो शादी हाल नहीं खुले हुए थे, उस वक्त कैसे बढ़ा था? तो अब बात करते हैं शादी हाल को बंद कर दो। डाइनिंग में भी तो लोग जा रहे हैं, अभी शादी हाल को बंद करेंगे, हमारे लोगों को बेरोजगार करेंगे। ये तमाम शादियां जो है, आपका क्या ख्याल है कि लोग तकरीबात नहीं करेंगे? कि अपने घरों में करेंगे, फार्म हाउसेस के अंदर करेंगे, रेस्टोरेंट्स के अंदर करेंगे, तकरीबात तो करेंगे, क्या वहां से स्प्रेड नहीं करेगा? क्या मैकेनिज्म है इसके लिए? हमने जाके इनको एविडेंसेस दी है। क्या आपने लास्ट 6 महीने बंद किया था तो ये देखें ये फलानी जगह पे शादियां हो रही है, ये डाइवर्ट हो रही है, लोग तकरीबात कर रहे हैं, जिसको करनी है वो करेगा। हमारी अपनी जो हमारी जगह है हम उसको ओन करते हैं, हम उसके लैंडलॉर्ड हैं, हम वहाँ पे एक जगह के ऊपर अपने बिजनेस के ऊपर SOP को फॉलो करा सकते हैं। आप किसी ग्राउंड में किसी घर के अंदर वहाँ पे कोई किसी जगह को ओन ही नहीं करता है, ना कोई इंस्पेक्शन हो सकता है, वहाँ पे आप कैसे उसको SOP को फॉलो कराएंगे? वो तो उधर कोरोना स्प्रेड करने की वो मेन जगह वही बन जाती है। इन सारी चीजों को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हमने जाके उस वक्त के जो कमिश्नर कराची थे इफ्तिखार चलवानी, हमने उनको एविडेंसेस दी है, हमने नासिर हुसैन शाह को भी ये बातें बोली है। देखिए, ये इन सारी चीजों में बहुत बेहतरी आ सकती है। इसी वजह से हम सिंध हुकूमत के साथ, इसी वजह से हम कहते हैं कि सिंध हुकूमत के साथ हम हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंध हुकूमत को भी हमारे रोजगार के हवाले से गौर करना चाहिए। कोरोना SOP के साथ शादी हाल खोलने की इजाजत दी जाए। उम्मीद है कि सिंध हुकूमत हमारे शोबे से मुतालिक बेहतर फैसला करेगी, ये हमारा सोचना है। सही, चलें, आपको उम्मीद है। राना रईस साहब बहुत शुक्रिया। कैस मंसूर शेख साहब मौजूद थे, लेकिन हमें तो कहीं कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती, चूँकि अगर सब इक़दाम उठाने से पहले स्टेक होल्डर्स से उनकी राय ले ली जाती, उनको ऑन बोर्ड ले लिया जाता, तो शायद बेहतर होता कि गरीब का रोज़गार बंद करने से पहले तमाम इक़दाम उठाने चाहिए थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।